ससुराल के 150 मर्दों का राज आया बहू के सामने। हाओ हम्बे, मैं ना हूँ उन छोरियन में ते। मैं कहूँ ना बन रही हो घमंडी। वैसे मैं एक रात और जानू तेरो ब्याह होइन एक पर्सन बालन माँ। अरे जा जा, मेरी शादी और पैसे वालों में। अरे जा, तुझे तो पता है मुझे पैसे वालों से कितनी नफरत है। इससे अच्छा तो मैं ब्याह ही नहीं करूंगी। सागर कला गांव में रहने वाली कोमल और सुहानी दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक तरफ कोमल की शादी बहुत अमीर घर में तय हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ सुहानी को अमीरों के नाम से भी नफरत थी। दोनों सरसों के खेत के बीच में बैठी हुई खिलखिला रही होती हैं, तभी सलोनी के घर से उसे बुलाने की खबर आती है। अरे सुहानी, ओ सुहानी, अरे चल, तेरे बापू ने बुलाया है तुझे, जल्दी जल्दी घर चल। अरे अब क्या हो गया? बापू ने इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया है? चल कोमल तू भी चल। सुहानी जल्दी जल्दी तेज कदमों से अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके घर में 15-20 मर्द फटे पुराने कपड़ों में बाहर जा रहे होते हैं। अरे बापू, माँ, ये इतने सारे मर्द हमारे घर में, आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? सलोनी बेटा, आओ देखो, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। इनके परिवार में कुल 150 मर्द हैं, औरत नहीं है, लेकिन ये लोग बिना दहेज के ब्याह करने को राजी हैं। 150 बापू, 150 मर्द ही मर्द? ये कैसा अजीब से ससुराल होगा बापू। बेटा तेरी ही जिद है कि तुझे अमीर घर में ब्याह करना, और पूरे गांव में और कोनु छोरा तो ये पसंद ना आवे, लेकिन छोरी से आनी हो जावे तो माई बाप का फर्ज होवे। तो बाको ब्याह करानो बापे हम गरीब हते, ताई से हमको ये संबंध भा गयो। हम बछौरी, जितो बड़ो परिवार उतनी सुखी बहू। सब एक कौर छोड़े तो भी तेरो पेट भर जावेगो। जैसा तुम्हें सही लगे बापू। अपने रिश्ते की बात सुनकर सलोनी चिंता में आ जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी के आगे कुछ नहीं कह पाती और गांव के पुराने देवी मंदिर में जाकर बैठ जाती है। आवा सुहाने बेटवा, आज इस वक्त हरी का तेरे चेहरे पे उदासी। हाँ पंडित जी, माई बापू ने मेरा रिश्ता पक्का किया है 150 मर्दों वाले परिवार में। 150 मर्द? अरे इसी गांव के हैं का? कहीं वो लोग अमीर तो नहीं है? नहीं नहीं पंडित जी, वो तो सभी फटे हुए कपड़ों में आए थे। सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। हाँ तब चोखा। लेकिन आपने ये क्यों पूछा कि कहीं वो लोग अमीर तो नहीं? अरे बड़ी पुरानी कहानी है बचिया, अमीरी और गरीबी की। किसी दिन सब बच्चों को सुनाऊंगा। किसी दिन क्यों पंडित जी? मैंने सबको कहते हुए सुना है कि सालों पहले हमारे गांव की एक लड़की के साथ एक अमीर परिवार ने गलत किया था, लेकिन वो कहानी क्या थी मुझे नहीं पता। तो पूरी कहानी आप आज ही सुनाइए। आज शाम को यही कहानी सुनेंगे हम लोग, तो तैयार रहिएगा चौपाल में। दरअसल गांव के पंडित जी हर रोज गांव की चौपाल में गांव के बच्चों को पुरानी कहानी सुनाते थे, लेकिन आज की कहानी बहुत खास थी और शायद सुहानी की आने वाली जिंदगी से जुड़ी हुई थी। शाम होने पर गांव की चौपाल में सुनाइए पंडित जी वही कहानी जिसके बारे में आप मुझे दोपहर में बता रहे थे। ठीक है बच्चों, तो सुनो। आज से 100 साल पहले इस गांव में एक परिवार था, बहुत अमीर और संपन्न। उस गांव का सबसे छोटा बेटा था कुंवर रुद्र, जो प्रेम करता था हमारे गांव की ही एक लड़की राधा से। एक दिन दोनों सरसों के खेत में सबसे छुपकर बतिया रहे थे। राधा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम आज ही अपने बापू से बात करो और मैं अपने घर पर तुम्हारे लिए बात करता हूँ। अब छुप छुप कर मिलना बहुत हो गया, हम लोग शादी कर लेते हैं। हाँ रुद्र, अब तो रोज रोज मिलने आना भी मुश्किल होता जा रहा है। भाई बाबू 10 सवाल पूछते हैं। दोनों खेतों में दुनिया की नजरों से दूर अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे। तभी उसी गांव में रहने वाले सुरेश ने देख लिया उन्हें। सुरेश राधा से प्रेम करता था, लेकिन राधा सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सुरेश ने जाकर राधा के अम्मा बाबा को उसके बारे में भड़का दिया। उसके बाद बापू मैं रुद्र से प्रेम करती हूँ और रुद्र भी मुझसे प्रेम करता है। हम दोनों ब्याह करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे खानदान से है और अमीर है। ठीक है, हम उन लोगों से जाकर मिलेंगे।
अगले दिन रामलाल जी बड़ी हवेली में रुद्र के पिता राधा के साथ ठाकुर भानुप्रताप के पास गए और उन्होंने राधा और रुद्र की शादी की बात की। राधा और रुद्र के सामने उनके घर वालों ने उनका रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन पंडित जी, उसके बाद क्या हुआ? पूर्णमासी की रात रुद्र और राधा के फेरे होने थे। उसे दूर पहाड़ी वाले मंदिर में राधा सजी हुई रुद्र का फेरों पर इंतजार कर रही थी, लेकिन रुद्र बारात लेकर नहीं आया। उनकी खबरी आया। अरे गजब हो गया रामलाल जी, गजब हो गया। वो अमीर लोग दौलत के घमंड में हमारी बिटिया को धोखा देकर चले गए। उन्होंने चिट्ठी भिजवाई है, इसमें लिखा है कि हम राधा के साथ रुद्र की शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो, और आज वो रुद्र की शादी शहर में किसी अमीर घर में कराने वाले हैं। राधा की बारात नहीं आएगी। हे प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था राधा बिटिया, ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। देख ले, तुझे मंडप में छोड़कर भाग गया वो लड़का। अब कौन ब्याह करेगा मेरी छोरी से? अरे मैं करूंगा राधा से ब्याह काका, मैं दूंगा उसे गांव में इज्जत। लेकिन मैं आप किसी से ब्याह नहीं करूंगी, मैं आत्मदाह करूंगी। फिर क्या हुआ पंडित जी? बिटिया, उसके बाद राधा ने खुद को पैरों की अग्नि को सौंप दिया और जाते जाते वो उसे परिवार को एक श्राप दे गई। कैसा श्राप पंडित जी? मैं श्राप देती हूँ उस परिवार को कि ये लोग कभी भी अपनी दौलत दुनिया के सामने नहीं दिखा पाएंगे और ना ही उनके घर में कोई भी औरत टिक पाएगी। इस परिवार में बेटी पैदा नहीं होगी और इन्हें दुनिया की नजरों से छुपकर रहना होगा। तो अब वो लोग कहाँ हैं पंडित जी? क्या वो लोग अभी भी इसी गांव में रहते हैं? हम नहीं जानते बिटिया। ये कहानी हमें हमारे दादाजी ने सुनाई थी और बताया था कि उस श्राप के बाद वो लोग इस गांव में दिखाई नहीं दिए। चलो, अब रात बहुत हो गई है, कहानी खत्म हुई, सब अपने अपने घर जाओ। सबको कहानी सुनाने के बाद पंडित जी अपने अपने घर भेज देते हैं। रात को सुहानी अपने घर की छत पर खटिया पर पसरी होती है और सोचती है, कितना बुरा हुआ राधा के साथ। अच्छा हुआ मेरा होने वाला ससुराल अमीर नहीं है, इसलिए मुझे बचपन से ना अमीरों से नफरत है। ये पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं और किसी के सगे नहीं होते। उस दिन सुहानी राधा के बारे में सोचती हुई सो जाती है और कुछ दिनों बाद सुहानी की शादी भी साधारण तरीके से प्रेम के साथ हो जाती है और वो ब्याह कर अपने 150 मर्दों के ससुराल में पहुंच जाती है। और अपने ससुराल में कदम रखते ही राधा अपने चारों तरफ मर्द ही मर्द देखती है और मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे इतने सारे मर्दों के साथ कैसे रहूंगी? इनके साथ मेरा विवाह कैसे होगा? इस घर में तो एक भी औरत नहीं है। आओ बहू, हमारे घर में आओ। अब तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारा ससुराल 150 मर्दों का है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, हम वादा करते हैं। हाँ आओ सुहानी, हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। सुहानी के घर के सभी मर्द उसे समय वहां मौजूद थे। उनमें सबसे छोटा प्रेम था, बाकी सभी कुछ अधेड़ उम्र के, कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ बहुत ज्यादा बूढ़े थे। सभी ने फटे पुराने पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सभी के चेहरे पर चमक थी जैसे न जाने कितने ऐशो आराम में पले बड़े हों। ये सलोनी के पड़ोस के गांव में एक खेत पर बनी हुई 4 दीवारों की टूटी फूटी झोपड़ी में एक साथ रहते थे। प्रेम बहू को अंदर वाले कमरे में ले जाओ, वहां तुम्हारे बिस्तर लगे हुए हैं, तुम लोग आराम करो, हम लोग बाहर ही खाट डालकर सो जाएंगे। अपने सादा से गृह प्रवेश के सुहानी अपने 150 मर्दों के ससुराल में आ जाती है। पूरी रात उसकी चिंता में गुजरती है और अगले दिन सुबह, अरे सुहानी, हम सभी लोग काम पर जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना और अपना भी। ठीक है, आप लोग जाइए। घर के सभी मर्दों के जाने के बाद सुहानी पूरे घर का मुआयना करती है। घर की छत में कई सारे छेद थे, दीवारें चटकी हुई थी और घर की जमीन न जाने कब से साफ ही नहीं हुई थी। लेकिन पूरे घर में सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज थी घर के अंदर वाले कमरे में लगी हुई 150 मर्दों की वो तस्वीर, जिस पर एक धूल का कण भी नहीं था। ये कैसा अजीब घर है, इतना बड़ा लेकिन टूटा फूटा, सारे बर्तन फैले हुए हैं। घर में कितनी गंदगी है, मुझे ये साफ करना होगा। सुहानी सबसे पहले घर की झाड़ू लगाती है, उसके बाद उसकी लिपाई के लिए गोबर लेने घर से बाहर जाती है और खेतों में। अरे ये तो उन बहुत सारे मर्दों के परिवार की नई बहू है ना, देखते हैं ये कितने दिन टिकेगी। अरे नई बहू को खेतों में गोबर देने के लिए भेज दिया। क्या करोगी बहू रानी, गोबर ले जाकर चूल्हे के लिए 2 लकड़ियां चाहिए। बेचारी
पूरे दिन मर्दों के लिए रोटी ही बनाती रहेगी। तभी तो इस घर में कोई अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं होता। कभी किसी गांव की बेटी ले आते हैं तो कभी शहर की। क्या मतलब? आप लोगों का क्या मतलब है? या आप लोग मुझे साफ साफ बताओगी कि क्या कहना चाहती हैं? गांव की औरतें सुहानी को उसके ससुराल के बारे में कुछ बताने ही वाली होती हैं, तभी उसके परिवार से उसके जेठ महेंद्र प्रताप वहां आ जाते हैं। नहीं बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हें किसने कहा था खेतों में आने के लिए? वो मैं घर को पोतने के लिए गोबर लेने के लिए आई थी। तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? हम में से किसी को कह देती, हम तुम्हारे लिए लाकर दे देते। अब तुम घर पर चलो, गोबर हम भिजवा देते हैं। सुहानी सहम कर तेज कदमों से अपने ससुराल की झोपड़ी की तरफ निकल जाती है और पगडंडी पर चलते चलते सोचती है, ये जेठ जी मुझे इस तरीके से क्यों डांट रहे थे? और ये वो औरतें, वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी? पता नहीं इस परिवार में क्या चल रहा है। सुहानी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गाय खड़ी है, साथ में उसका पति प्रेम भी। उसे देखकर सुहानी हैरान रह जाती है और प्रेम से पूछती है, अरे आप आज मजदूरी से जल्दी लौट आए? और ये गाय कहाँ से आई है? हम लोग तो मजदूरी करते हैं। क्या हमारे पास इतने पैसे बचते हैं कि हम एक गाय खरीद सकते हैं? और सुबह तो आप लाल रंग की धोती कुर्ता पहनकर गए थे, अब ये पैंट शर्ट कहाँ से पहना है? अरे वो मजदूरी करते समय धोती कुर्ता गंदे हो गए थे। मैं पेंटर हूं ना, तो इसीलिए मेरे मालिक ने अपने पुराने कपड़े दे दिए मुझे पहनने के लिए। देखो अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन ये तो नए कपड़े लग रहे हैं बिल्कुल। अरे तुम भी बहुत ज्यादा सोचती हो। चलो, तुम्हें घर की सफाई करनी थी ना, तो कर लो। और हाँ, हमारी जो बड़ी वाली तस्वीर लगी है दीवार पर, उसे मत छूना, वरना हमारे सबसे बड़े दादाजी नाराज होंगे। सबसे बड़े दादाजी? वो कौन है? और मुझे तो नहीं दिखे, न शादी में और न ही घर में। और उस तस्वीर में ऐसा क्या खास है? वो हमारे खानदान की पुश्तैनी तस्वीर है और हमारे परिवार की एकता का प्रतीक भी। हम नहीं चाहते कि उसे कोई भी छुए, तो उस दीवार और उस तस्वीर से दूर रहना हमेशा। चलो अब काम करो अपना। अपने जेठ की सख्त आवाज सुनकर सुहानी सहम जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। और एक दिन सभी मर्दों के काम पर जाने के बाद सुहानी देखती है कि घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में कुछ बूंद पानी भी नहीं है और सुबह ये लोग भर कर भी नहीं गए। एक काम करती हूँ, मैं ही कुएं से जाकर पानी भर लेती हूँ। सुहानी सोचकर घर से बर्तन लेकर कुएं पर जाती है, जहां पहले से ही कई औरतें पानी भर रही थीं। लेकिन इस बार वो सुहानी को देखकर सहम जाती है। काकी 2 बाल्टी पानी मैं भी भर लूं कुएं से? हाँ हाँ भर लो, लाओ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। अरे तू क्यों बात कर रही है उससे? तुझे याद नहीं उस दिन महेंद्र प्रताप ने क्या कहा था? हाँ, महेंद्र प्रताप ने उसके परिवार के बारे में कुछ भी कहने से मना किया था, लेकिन इसकी मदद करने से नहीं। और औरतें होने के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, बेचारी 150 मर्दों के साथ अकेली रहती है। पूरे दिन घर का काम, रोटी पानी, साफ सफाई, बर्तन झाड़ू पोछा सब ऐसे ही करना पड़ता होगा। बेचारी की जिंदगी तो नरक बन गई। नहीं नहीं काकी, मुझे इतना सारा काम नहीं करना पड़ता। रात की रोटी तो सभी लोग मजदूरी से आते समय खा कर आते हैं और कभी कभी मेरे लिए भी बांध लाते हैं। और घर के कामों में सभी मर्द मेरी मदद करते हैं। चल अच्छा है, कम से कम इतनी समझ तो है 150 मर्दों के ससुराल में कि बहू को नौकरानी नहीं समझते। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना था काकी आपने? बताओ मुझे भी। अरे कुछ नहीं सुना था बहुरिया, इसने इसको तो बस बातें बनाने से मतलब है। तू जल्दी से पानी लेकर अपने घर जा, वरना तेरे घर के मर्द तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। सुहानी पानी भरकर वापस अपने घर लौट आई। वो सुबह उठकर गाय का दूध काटती है, घर की साफ सफाई करती है, चूल्हे में रोटी बनाती है और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। एक दिन सुहानी अपने घर के बाहर आंगन में बैठी होती है और सोचती है, कितने दिन हो गए ना मुझे इस घर में आए हुए। सभी लोग मजदूरी पर निकल जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग सुबह सुबह तैयार होकर मजदूरी पर जाते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन रात को कोई भी थका हुआ नहीं होता। सुहानी अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसका पति प्रेम आ जाता है। अरे क्या सोच रही हो सुहानी? चलो पास के गांव में मेला लगा है, तुम्हें मेले में घुमा कर लाऊं? क्या कहा? हम मेले में घूमने जाएंगे? क्या हमारे घर के सारे मर जाएंगे?
अरे नहीं नहीं, अगर मेले में हमारा पूरा परिवार पहुंच गया तो केवल हमारे ही घर की इतनी भीड़ हो जाएगी कि किसी और को जगह ही नहीं मिलेगी। अच्छा, तभी शादी में आपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया? क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार ही खानदान के बराबर है। दोनों जने हंसने लगते हैं। उसके बाद प्रेम सुहानी को लेकर मेला में जाता है, जहां कुछ कदम चलते ही प्रेम की सांस फूलने लगती है। अरे आप तो इतने में ही थक गए? हाँ, वो पैदल चलने की आदत नहीं है ना, बिल्कुल, शायद इसीलिए। क्या कहा, पैदल चलने की आदत नहीं है? लेकिन आप तो मजदूरी करते हैं ना, तो पैदल तो चलना ही पड़ता होगा और मेहनत भी करनी पड़ती होगी, तो कैसे कर लेते हैं? रात को जब आप लौटते हैं तो थके हुए भी नहीं दिखते, कैसे? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो तुम्हें मेले में से चूड़ियां दिलवाता हूँ। प्रेम सुहानी को लेकर चूड़ी वाले की दुकान पर जाता है और उसे बहुत सारी चूड़ियां दिलवा देता है और बदले में दुकान वाले को 2000 का नोट देता है, जिसे देखकर अरे बाबूजी, इतना बड़ा नोट! इतना बड़ा नोट तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। हमारी चूड़ियों के तो केवल 80 रुपए हुए हैं। हमें खुले पैसे दे दो, हमारे पास खुले पैसे नहीं है। आप तो मजदूरी करते हैं, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ये 2000 का नोट देखा है। अरे वो गलती से शायद मालिक ने आज मुझे 200 की जगह 2000 रुपए का नोट दे दिया। अरे ले लो भैया, तुम ये 2000 का नोट रख लो, पर मेरी बीवी को चूड़ियां दे दो। एक तरफ प्रेम दुकानदार को 2000 का नोट दे देता है, जिसे देखकर दुकानदार खुशी से उछल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी को हैरानी होती है, आखिर हम लोग इतने गरीब हैं और फिर भी इन्होंने 2000 का नोट ऐसे ही कैसे दे दिया। उसके मन में सारी बातें चल रही होती हैं। अरे आगे तुम लोग, कैसा रहा तुम्हारा मेला? लो बहुरिया, हम तुम्हारे और प्रेम के लिए ये पनीर की सब्जी और नान और चाउमीन लेकर आए हैं, तुम लोग खा लो। हम लोग तो इतने अमीर हैं कि हमारा घर टूटा फूटा है, उसके बाद ये मेरे परिवार के लोग रोजाना इतना अच्छा अच्छा खाना कहाँ से लाते हैं मेरे लिए? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मैं नई नई बहू हूँ ना, इसलिए लाड करते हैं। सुहानी अपने मन में सोचती हुई खाना खा लेती है और सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुहानी कपड़े धो रही होती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरे घर के सभी मर्द मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके कपड़ों को देखकर नहीं लगता। मायके में बापू के कपड़े तो इतने गंदे हो जाते थे खेतों में, यहाँ तो इन लोगों के सारे कपड़े इतने चमकते रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो अजीब है इस ससुराल में। सुहानी हर रोज कुछ ना कुछ अजीब सोचती है और इसी तरह एक दिन वो मंदिर से लौट कर आई थी और जमीन पर पानी फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और उसके घर के अंदर लगी हुई उस पुश्तैनी तस्वीर पर उसका हाथ फिसल गया, जिसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई और फिर जो हुआ उसने सुहानी के होश उड़ा दिए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे हाथ से? मुझे तो मना किया था इस तस्वीर को छूने से और मैंने तो इसको टेढ़ा कर दिया। सुहानी अपने मन में यह सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से उस दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर, हे राम, ये क्या है इतना सुंदर नजारा मेरे घर की दीवार के पीछे? ये तो किसी स्वर्ग जैसी नगरी लग रही है। इतना बड़ा 50 मंजिला महल और चौड़ी चौड़ी सड़कें, हवेली के सामने बहती हुई साफ पानी की नदी। ऐसा लग रहा है इस नदी में हीरे बह रहे हैं और इसमें तो 150 कमरे हैं। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल और कसरत करने वाला भी है। लेकिन ये क्या, इस सुंदर सी नगरी में तो जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार के ही मर्द हैं। इन लोगों ने तो कितने सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, सफेद रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट, कितने सुंदर और जवान लग रहे हैं सब। और यहाँ तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और वो तो प्रेम की है जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और वो ऊपर मेरे सारे जेठ कसरत करने में लगे हुए हैं। अपने ससुराल की 150 मर्दों की उस स्वर्ग जैसी सुंदर नगरी में इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ देखकर सुहानी का सिर चकरा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसका पति प्रेम उसे देख लेता है और आपस में वो लोग घबरा जाते हैं। अरे हे भगवान, दादाजी वो देखिए, सुहानी, कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? कहीं समय से पहले हमारा राज बाहर तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये बेहोश हो गई है। एक काम करो, इसे फटाफट जाकर इसके कमरे में खाट पर लेटाओ। अब जो भी होगा बाद में देख लेंगे। अगर समय से पहले हमारा राज बाहर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा और हम कभी भी आसान जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सुहानी हमारी आखिरी उम्मीद है। परिवार के सभी मर्द आपस में चिंता में दिखाई देते हैं और हड़बड़ी में जल्दी से सुहानी को उसके कमरे में खटिया पर सुला आते हैं और शाम के समय सभी लोग वापस कपड़े बदलकर मजदूर वाले फटे कपड़ों में घर आते हैं। अरे सुहानी, क्या हुआ? आज तुम बहुत देर तक सो रही हो, कोई बात है क्या? परेशान सुहानी, अरे आप यहाँ पर, लेकिन आप तो वहाँ पर थे।
और आपके कपड़े कहाँ गए? वो रेशमी पैंट, शर्ट, कोट। मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे क्या बातें कर रही हो तुम? शायद तुमने कोई सपना देख लिया होगा। चलो हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, खाना खा लो फिर आराम करो। प्रेम सुहानी को बातों में उलझाकर उस समय के लिए शांत कर देता है और जब रात के समय सुहानी गहरी नींद में सो जाती है, उसके बाद घर के सभी मर्द घर के बाहर खेतों में जाकर विचार करते हैं। लगता है अब बड़े दादाजी से बात करने का मौका आ गया है। उन्हें बताना पड़ेगा कि अब उन्हें हमारे पुश्तैनी पंडित जी से बात करनी चाहिए। अब हम ये राज ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख पाएंगे। ठीक है पिताजी, हम कल ही बड़े दादाजी से बात करते हैं। सभी मर्द खेतों में से बात करके अपनी झोपड़ी में सोने के लिए चले जाते हैं और कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। और एक दिन वो घर में काम कर रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर पड़ती है और वो सोचती है, ये तस्वीर तो हमेशा सीधी रहती है, अचानक से ये तस्वीर टेढ़ी कैसे हो गई? सीधी कर देती हूँ। सुहानी उठती है और दोबारा से उस खानदानी तस्वीर को सीधा करती है और एक बार फिर अचानक से दीवार के पीछे का दरवाजा खुलता है और उसकी चकाचौंध से सुहानी की आंखें हैरान रह जाती हैं। नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये सच में मेरे ससुराल का कोई रहस्यमयी राज है जो मेरे ससुराल के 150 मर्द ने मुझसे छुपाया है। दीवार के पीछे सुहानी एक बार फिर से वो स्वर्ग जैसी नगरी देखती है। उस नगरी में बहुत बड़े बड़े हॉल बने होते हैं। हर फ्लोर पर उससे अपने परिवार के कुछ मर्द दिखाई देते हैं। उसके कुछ जेठ लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग जिम में, कुछ गार्डन में, कुछ टेरिस पर और कुछ प्लेन में बैठे होते हैं। सभी ने एक से बढ़कर एक सुंदर रेशमी चिकनकारी के कपड़े पहने होते हैं और घर के एक तरफ बहुत बड़ा गराज होता है जहां 150 कार होती हैं। उसे सुंदर महल सी नगरी में 150 कमरे थे। प्रेम, ये क्या है? आखिर आप लोग यहाँ पर? आप लोग तो मजदूरी करने जाते हैं ना, फिर ये सब क्या है? और आप लोगों ने ये सब मुझसे अब तक क्यों छुपाया? बताइए, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। सुहानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर के मर्द वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सुहानी को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार जिसे मैं सपना समझ रही थी वो मेरे लिए 150 मर्दों वाली ससुराल का असली राज था और फाइनली ये राज मेरे सामने आ गया। आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुहानी, तुम मेरी बात सुनो, पहले तो मेरे साथ चलो, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। प्रेम सुहानी को लेकर अपनी स्वर्ग जैसी हवेली के सीक्रेट रूम में पहुंचता है जो सफेद मार्बल का बना हुआ था। चारों तरफ घर के मर्दों की तस्वीर लगी थी और किसी पुश्तैनी धरोहर सा लग रहा था। उस कमरे में बीचों बीच एक सिंहासन था जहां पर 140 साल के भानु प्रताप सिंह जी बैठे हुए थे। उस कमरे में जाकर, बड़े दादाजी देखिए, सुहानी को सब कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। उसके सामने उसके 150 मर्दों का ससुराल का राज आ गया है। अब हमें उसे सब कुछ बताना होगा। आओ सुहानी बेटा, इस परिवार को पिछले 100 सालों से तुम्हारा इंतजार था। तुमने शायद अपने गांव में हमारे परिवार की कहानी सुनी होगी, लेकिन गलत तरीके से। परिवार की राज की कहानी? क्या मतलब है आपका? और आप कौन है? बेटा, दरअसल हमारा परिवार शापित है। हमारे परिवार में कोई भी औरत टिक नहीं पाती और ना ही हम अपनी अमीरी का दिखावा बाहर कर सकते हैं। इसी वजह से जब हमारे परिवार में कोई भी औरत ब्याह कर आई, या तो उसकी मौत हो गई या फिर वो घर छोड़कर चली गई। कभी कभी हमारे घर की बहुएं इतने सारे मर्दों से हिचकिचाकर हमें छोड़ गई और कई बार तो हमारे घर के लड़कों की शादी ही नहीं हो पाई। अच्छा, तो पंडित जी ने मुझे जो राधा और रुद्र की कहानी बताई थी वो आप ही के परिवार की कहानी है। आप लोगों ने ही अपनी दौलत के घमंड में आकर उस बेचारी राधा को मंडप में अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे आत्मदाह करना पड़ा। सुहानी ये सभी बातें बोल रही होती है कि तभी उस कमरे में एक बहुत बूढ़े पंडित जी आते हैं। नहीं बेटा, वो एक गलत फहमी थी। दरअसल तुम्हें जो बताई गई वो अधूरी कहानी थी। हुआ ये था, जब राधा के पिता रुद्र का रिश्ता उसके सामने तय करके गए थे, उसके बाद उसी दिन रात को वो वापस आए थे। भानु प्रताप सिंह जी, अपनी बिटिया राधा के सामने मैं आपसे ये बातें नहीं कह सकता था, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं और हम लोग छोटी जात के हैं। राधा के अलावा मेरे पास 3 बेटियां हैं। अगर राधा की शादी दूसरी जात में हो गई तो बिरादरी में कोई भी मेरी बेटियों से शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिद के आगे उसे मना नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप बारात लेकर मत आइए। अरे ये क्या कह रहे हो रामलाल? अगर हम बारात लेकर नहीं आएंगे तो तुम्हारी बिटिया की कितनी बदनामी होगी और साथ में हमारी भी।
बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनका विवाह करने में समस्या क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। आप लोगों को बारात लेकर नहीं आना है। बिटिया, यह सब राधा के पिता रामलाल का किया धरा था, जिसकी वजह से हमें शाप मिला, लेकिन उसका हल भी था और वो हल हो तुम। हाँ बेटा, पंडित जी ने कहा था कि सागर गांव में एक लड़की पैदा होगी जो हमारे खानदान में बिटिया का तोहफा देगी, और बेटी पैदा होने के बाद हमारे खानदान पर से यह श्राप हमेशा के लिए कट जाएगा। सुहानी को सच्चाई बताई जा रही होती है, लेकिन इस समय सुहानी अचानक बेहोश हो जाती है। हे भगवान, सुहानी को अचानक से क्या हो गया? बेटा, तुम्हारे घर में खुशियां लौट कर आने वाली है, तुम्हारा श्राप कटने वाला है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। सुहानी के मां बनने की बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगता है, और जब सुहानी होश में आती है, बेटा, तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम यह राज अब किसी को भी नहीं बताओगी। बाहर वालों के सामने हमें अभी भी गरीब बनकर रहना होगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने परिवार को सही साबित करके रहूंगी। इसके बाद अगले 6 महीनों तक सुहानी अपने परिवार के साथ गरीबों का दिखावा करती है, लेकिन अपने महल जैसे ससुराल में खुशी खुशी रहती है। परिवार के सभी मर्द उसकी बराबर से देखभाल करते हैं और 6 महीने के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसके बाद बधाई हो भानु प्रताप सिंह जी, आज आपका परिवार 100 साल पुराने शाप से मुक्त हो गया। नहीं पंडित जी, सच्चाई में दुनिया को बताऊंगी। सुहानी गांव की पंचायत बुलाती है और पंचायत में, क्या हुआ रतनलाल जी, आपकी बहू ने पंचायत क्यों बुलाई है? क्या आपके परिवार में ये बहू भी नहीं टिक पाई? सुनिए सभी गांव वालों, मैं आज आप लोगों को अपने 150 मर्दों के ससुराल का राज बताने वाली हूँ। दरअसल राधा के गुनहगार मेरे ससुराल वाले नहीं, बल्कि उसके खुद के पिता थे, और उनकी वजह से 100 साल तक मेरे ससुराल वालों ने श्राप झेला। ये क्या कह रही है रतनलाल जी आपकी बहू? क्या आप ही वो परिवार हैं जिसे राधा ने श्राप दिया था? जी हाँ सरपंच जी, मैं हूँ भानु प्रताप। मैं आज तक सबसे चुप कर रहा, सिर्फ उस एक गलत फहमी में मिले श्राप की वजह से, लेकिन आज हमारा परिवार उससे मुक्त हो गया है, सुहानी की वजह से। सुहानी के पूरे गांव में और उसके आसपास के गांव में भानु प्रताप सिंह की सच्चाई फैल जाती है और उनके परिवार से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर हो जाती हैं। बेटी के जन्म की खुशी में भानु प्रताप सिंह जी का परिवार एक बड़ा सा फंक्शन आयोजित करता है, जिसे केवल सुहानी के परिवार को बुलाया जाता है। सुहानी बिटिया, लगता है तुम्हारे परिवार ने पूरे गांव को न्योता दिया है। अरे नहीं नहीं समधी जी, हमारे परिवार ही इतना बड़ा है कि हमें किसी रिश्तेदार की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सुहानी अपनी अमीर ससुराल में खुशी खुशी रहने लग जाती है और एक एक करके अपने सभी जेठों की भी शादियां करवाती है।